जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार प्रधान शिक्षक या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहना, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज त्रिशोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर से हुई थी। किस जिले से? तो नागौर से हुई थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1957 में किया गया बलवंत राय मेहता समिति का गठन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। कौन? तो मेला एवं बाजार कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। अगला प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रकाश की अधिकरण इसका राइट आंसर है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के अंदर। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर वहां पर निर्वाचन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। कहां पर? तो चेन्नई में। दोस्तों, प्रश्न वही हैं जो कई बार पूछे गए हैं, कई एग्जामों में आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप पूरे ध्यान से अंत तक जुड़े रहते हैं तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। कि प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, जितने सेशन हम लेकर के आते हैं आपको अटेम्प्ट करना है, आपको बहुत हेल्प यहां से मिलेगा। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति इसका राइट आंसर है। वर्तमान ग्रामीण सुशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? वर्तमान ग्रामीण सुशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर, ध्यान रखिएगा। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वी आर मेहता को। किसे? तो वी आर मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सही मायने में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। किसे? तो रिपन को। अगला प्रश्न है, कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीबीएन राव समिति। कौन सी? तो पीबीएन राव समिति। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पीबीएन राव समिति इसका राइट आंसर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम पंचायत। कौन सा? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर 5 वर्ष हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने दिया। किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने दिया, ध्यान रखिएगा। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान रखिएगा। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात करते हैं? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, ध्यान रखने की जरूरत है। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो अशोक मेहता समिति जो संबंधित था ये पंचायती राज से संबंधित थी। किससे? तो पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर कौन है? पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत। कौन? तो ग्राम सभा एवं पंचायत, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद है उच्चतम पर, ध्यान रखना है। पंचायती राज की आधारशिला है तो ग्राम सभा। क्या है? तो पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी। कौन? तो खंड विकास अधिकारी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। मूल संविधान की बात कर लें तो केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? हिंदी को प्राप्त है, ध्यान रखना है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू इसका राइट आंसर होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजभाषा जो है द्वितीय राजभाषा है, ध्यान रखिएगा कौन सी, तो द्वितीय है। डोगरी भाषा किस देश में बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। किस में? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर। कौन? तो वीजी खेर। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। क्या है? तो अंग्रेजी है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? तो कौन सी? संथाली। कौन सी? तो संथाली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था से प्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया बलवंत राय मेहता द्वारा। किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को। किसे? तो पंचायत समिति को। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 170 के तहत, ध्यान रखिएगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 इसका राइट आंसर है। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 इसका सही उत्तर है। कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप में। कहां पर? तो लक्षद्वीप में। उस राज्य का नाम बताइए जहां विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर है। भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी इसका राइट आंसर है। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो पश्चिम बंगाल में। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में। कब? तो नैनीताल में। कहां पर? तो नैनीताल में। केरल उच्च न्यायालय कहां स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है केरल उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है तो जबलपुर में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो रांची में की गई, ध्यान रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुआ पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। कितना? तो 62 वर्ष। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.ए. अंसारी। कौन? तो एम.ए. अंसारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था। कहां पर? तो वाराणसी में। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 1939 में मनाया था। कब? तो 1939 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। कितनी? तो 6। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 15 अगस्त 1942 को, ध्यान रखिएगा। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? नरम दल वालों की। किसके? तो नरम दल वालों की। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, कथन किसका है? तो अरविंद घोष का। दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि बहुत कम समय में जो आपकी तैयारी कंप्लीट करवाई जा रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप जरूर लाइक कर देना। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में। कब? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित की गई और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। अगर बात करें पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ये भी ध्यान रखिएगा। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी चरोल ने कहा था। किसने कहा था? तो वी चरोल ने कहा था। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था।
1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया तो महाराष्ट्र में कहां पर? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब? तो 1916 में। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की? तो 1905 में। कब? तो 1905 में की। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जो है जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बने हैं, जो राजा है ये जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहा जाता है? तो इसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। जो 1905 से 1917 की अवधि है इसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो हरदयाल थे। पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में हुई। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो केसरी थी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यमजी राणा डे को। किसे? तो यमजी राणा डे को। ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहां हुआ है? तो हुगली जिला कमरपुकुर गांव में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसे किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा कर दिया गया था। हड़प जो है हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। ध्यान रखिएगा। मुगल सम्राट औरंगजेब ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट औरंगजेब था ये वीणा वादक था। क्या बजाता था? तो वीणा बजाता था। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो हरि विजय सूरी थे। कौन थे? तो हरि विजय सूरी थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी था। कौन था? तो पीटर मुंडी था। ध्यान रखिएगा। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की बदली कहां धारण की थी? तो काबुल में। कहां पर? तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की बदली धारण की थी काबुल में। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? तो शेर शाह ने। किसने? तो शेर शाह ने। जहांगीर को कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में। कहां पर? तो लाहौर में जहांगीर को दफनाया गया था। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या हो जाएगा? तो गोधन हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कितनी? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहां बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। ध्यान रखना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी। कौन सी? तो सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे
तो इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वह सभी प्रश्न थे। तो प्लीज जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।